बुलेटिन में बात होगी बिहार में घिरी नीतीश सरकार की, एनडीए के घोषणा पत्र की, देखेंगे झारखंड में बीजेपी को लगे बड़े झटके को, मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर हमले को, जानेंगे दिल्ली हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई क्या सुनवाई, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की कि इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब कानूनी सलाह पर वकीलों को समन नहीं भेज सकती जांच एजेंसियां, ईडी ने 2 वकीलों को भेजा था समन। चीन के घुसपैठ पर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, पीएम मोदी पर बोला हमला, लिखा चीन ने कब्जा ली हमारी जमीन, लेकिन पीएम मोदी कहते रहे कोई नहीं आया। भारत अमेरिका में हुआ 10 लाख का डिफेंस एग्रीमेंट, यूएस एडवांस टेक्नोलॉजी करेगा शेयर, एक दिन पहले ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को प्रतिबंधों से दी है छूट। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, 465 अंकों की गिरावट के साथ 83,938 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 155 अंकों की गिरावट के साथ 25,722 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में जंगल राज पर जंग शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर इस बार नीतीश बुरी तरह से घिर गए हैं। पार्टी के उम्मीदवार पर विपक्ष के नेता की जान लेने का मुकदमा दर्ज हो गया है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को भी घेर लिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हिंसा की छाया पड़ गई है। महागठबंधन ये दावा तो पहले से ही कर रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है, उनकी सरकार का रिमोट पीएम मोदी के हाथ में है। लेकिन अब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति की जिस तरह से धज्जियां उड़ रही हैं, उससे नीतीश कुमार भी सवालों में आ गए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। मोकामा में तो जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर ही अपने विरोधी की जान लेने का आरोप लगा है। जनसुराज पार्टी नेता दुलार चंद यादव की जान ले ली गई है। इस मामले में अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रही है, बल्कि मामले को टालने की कोशिश करती दिख रही है। इस बीच सिवान में एक एएसआई की जान ले ली गई, तो आरा में पिता पुत्र की जान लेने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला, और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग, जिन लोगों ने अपराधियों को पाला पोसा बड़ा किया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, आज उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, और वही लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को तो संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई, एक पुलिसकर्मी पे, कोई डीएसपी एसपी के पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई, बिहार की जनता देख रही है। इस बीच बिहार की कानून व्यवस्था चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है। विपक्ष से लेकर अब हर रैली में सरकार से सवाल कर रहा है। वैसे चुनाव प्रचार में सबसे बड़ी परेशानी मौसम ने खड़ी कर रखी है। बिहार के अधिकांश इलाकों में खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसके चलते सड़क मार्ग से ही प्रचार करना पड़ रहा है, जिसके चलते नेता कई रैलियों में पहुँच नहीं पा रहे हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग घिरते दिखाई दे रही हैं, तो सवाल एनडीए की एकता को लेकर भी उठ रहे हैं। आखिरकार एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया, लेकिन इसमें किए गए वादों से ज्यादा चर्चा इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में हुई चीजों को लेकर होती रही। मंच पर सभी नेता सिर्फ 30 सेकंड के लिए आए और 2 मिनट के अंदर पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सीएम नीतीश कुमार को बोलने का मौका भी नहीं मिला। इसे लेकर अब आरजेडी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आखिरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन इसे जारी करने के कार्यक्रम से जो चीजें निकल कर आई, उसने विपक्ष को एनडीए पर हमला करने का एक और मौका दे दिया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंच पर सीमित मौजूदगी और संबोधन न देने के मुद्दे को विपक्ष ने लपक लिया है। इसके साथ ही कार्यक्रम की अवधि को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मौर्य होटल में एनडीए का घोषणा पत्र जारी करने के लिए सीएम नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। ये सभी नेता लगभग 30 सेकंड के लिए मंच पर आए और बिना कोई संबोधन दिए वापस चले गए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अकेले ही मंच से घोषणा पत्र के वादे पढ़े। इस घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि आज हमने देखा कि घोषणा पत्र जैसे ही जारी हुआ 30 सेकंड में ही घोषणा पत्र का कार्यक्रम खत्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद नहीं पता था कि घोषणा पत्र में क्या है, शायद उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म हो गया। आज देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही खत्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर भाजपा पर नीतीश कुमार को बोलने से रोकने का आरोप लगाया। पार्टी नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जब घोषणा पत्र जारी करना चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटना है तो बीजेपी वाले मीडिया और सवालों से इतने क्यों डरते हैं? वो लोग डर गए और जल्दी भाग गए। ये लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है। एनडीए के घोषणा पत्र की बात करें तो रोजगार के मुद्दे पर एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने हर परिवार में सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं महिलाओं के लिए एनडीए ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया है, जबकि महागठबंधन ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने की बात कही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस घटना ने बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कठपुतली बनाए जाने के विपक्ष के आरोप को और बल दे दिया है। अब इस घोषणा पत्र का एनडीए को चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये देखना होगा। बिहार में एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है तो झारखंड से बीजेपी के लिए बुरी खबर निकलकर सामने आई है। झारखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के खेमे में सेंध लगा दी है। पार्टी ने बीजेपी के 5 नेता झटक लिए हैं, जिससे राज्य में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के खेमे में बड़ी सेंध लगा दी है। बीजेपी के 5 कद्दावर नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम ज्वाइन कर ली, जिससे राज्य का चुनावी माहौल गर्मा गया है। जिन प्रमुख नेताओं ने जेएमएम का दामन थामा उनमें पूर्वी सिंहभूम के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष तुषार कांत, सुरेश महली और घाटशिला मंडल अध्यक्ष कौशिक कुमार शामिल हैं। इन नेताओं की पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में मजबूत जमीनी पकड़ है और ये घाटशिला में पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे और बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत के रणनीतिकार माने जाते थे। उनका जेएमएम में शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त पर सामने आया है जब बीजेपी के अंदर खाने प्रत्याशी चयन को लेकर नाराजगी की चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कार्यकर्ताओं की रायशुमारी न होने के कारण इन नेताओं का बीजेपी से मोह भंग हो गया था। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निष्कासित करने का पत्र जारी किया, लेकिन तब तक हेमंत सोरेन और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट से इसकी आधिकारिक पुष्टि कर ली और सियासी बढ़त हासिल कर ली। जैसा कि आप जानते हैं कि घाटशिला में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में स्थानीय और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले इन नेताओं का जेएमएम में शामिल होना बीजेपी के बड़े वोट बैंक को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है तो बीजेपी और संघ दोनों ही सवालों के घेरे में आते दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर याद करते हुए आरएसएस के लिए बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमेशा बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमलावर रहते हैं और कई आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर याद करते हुए आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक
स्वरूप की रक्षा के लिए था, उन्होंने किया। अब जो नेता देश के हित में ये आरएसएस को प्रतिबंध किया। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की जान जाने के बाद सरदार पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने प्रतिबंध लगाते हुए चिट्ठी में कहा था कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है। जहां भी समाज को जरूरत महसूस हुई वहां संघ ने बढ़ चढ़कर सेवा की। ये सच मानने में कोई हर्ज नहीं है, पर इसका एक चेहरा और भी है जो मुसलमानों से बदला लेने के लिए उन पर हमले करता है। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब, असहाय, महिला और बच्चों पर हमला असहनीय है। बीजेपी के सारे नेता आज सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आज एकता की शपथ दिलाई और इस साल से पटेल जयंती पर सैन्य परेड शुरू की गई है। लेकिन विपक्ष बीजेपी को बार बार याद दिला रहा है कि ये वही पटेल हैं जिन्होंने गांधी जी की जान जाने के बाद संघ पर ही बैन लगा दिया था। खरगे के बयान को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, तो चर्चा में दिल्ली हिंसा मामला भी बना हुआ है। दिल्ली हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी बनाए गए शर्जिल इमाम और उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट रूम में वकीलों ने अपनी तमाम दलीलें पेश की, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को जमानत मिल सकती है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान कोर्ट में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2020 के दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले को सोमवार 10:30 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया। कोर्ट रूम में वकीलों की दलीलों और पीठ के सख्त रुख से माना जा रहा है कि आरोपियों के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता जल्द ही खुल सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मुख्य रूप से फैसले में असाधारण देरी और समानता के सिद्धांत को आधार बनाकर जमानत की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुलफिशा फातिमा का पक्ष रखते हुए कहा कि गुलफिशा 5 साल 5 महीने से हिरासत में है और अब वो हिरासत में अकेली महिला है, जबकि देवांगना और नताशा को जमानत मिल चुकी है। यहाँ गुण दोष नहीं, देरी मायने रखती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का विरूपण है। वहीं उमर खालिद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ट्रायल में हुई भारी देरी को उजागर किया। उन्होंने बताया कि 55 तारीखों पर सुनवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ केवल साजिश का आरोप है, जबकि दंगों की तारीखों पर वो दिल्ली में ही नहीं थे। ना ही कोई हथियार या धन बरामद हुआ। जमानत में देरी पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता का कोई महत्व नहीं है। शर्जील इमाम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने भी 5 साल 2 महीने की लंबी हिरासत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा उन पर केवल भड़काऊ भाषण देने के आरोप हैं और वो किसी भी दंगे के मामले में आरोपी नहीं है। पीठ ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से भी काउंटर दाखिल करने में देरी पर सवाल किया, जिससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब निष्पक्ष ट्रायल में हो रही देरी को गंभीरता से ले रहा है। इन सब के बीच सभी की निगाहें अब सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर बनी हुई हैं। तो ईवीएम को लेकर खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया था और अब मनसे चीफ राज ठाकरे ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या खुलासा किया राज ठाकरे ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कई सवाल खड़े हुए। विपक्ष ने ईवीएम में धांधली की बात कही और एनडीए की जीत को फर्जी बताया और अब एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल खड़े होते नजर आ रही हैं। मनसे चीफ राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ईवीएम में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके लिए 2 मशीन एक्सपर्ट को भी बुलाया गया था। इस दौरान एमएनसी चीफ ने कहा, मैं ये बात कई सालों से कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि राज ठाकरे की सभाओं में भीड़ तो होती है, लेकिन वो वोट में नहीं बदलती। इसी वजह से हमारी हार होती है। पिछले 5 सालों से बीएमसी चुनाव नहीं हुए हैं। पूरा खेल फिक्स है। चुनाव आयोग कहता है कि सीसीटीवी लगाना प्राइवेसी का उल्लंघन है। ये बात समझ में नहीं आती। उसके लिए बहाने बनाए जाते हैं। जब मतदाता सूची साफ हो जाए तब चुनाव कराओ। अगर हम हारते हैं तो हम हार स्वीकार करेंगे। चुनाव कराकर सत्ता में आने के बाद मनमानी की जाती है। इन सभी शहरों पर इनकी नजर है। उनके इस बयान ने बीजेपी और चुनाव आयोग में खलबली मचा दी है। राज ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि रायगढ़ और शिवनेरी में पर्यटन के नाम पर नमो सेंटर बनाया जा रहा है। ये खड़ा करो और फिर तोड़ दो, यही नीति चल रही है। जहां उंगली रखेंगे वो जमीन अडानी को दी जा रही है। ये सब सत्ता से ही हो रहा है। एक जोरदार मार्च निकलना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र के विपक्षी दल 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा मार्च निकालेंगे।
ऐसे में चुनाव आयोग की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। राज ठाकरे के खुलासे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। आवारा कुत्तों का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और अब एक बार फिर आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम राज्य सरकारों को फटकार लगाई। तो क्यों सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तमाम राज्य सरकारों पर भड़क उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होने से छूट देने की मांग की थी, लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इसे खारिज कर दिया। जस्टिस नाथ ने कहा, नहीं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आने दे। जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं तो वो इस पर चुप्पी साधे रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट यहाँ समय दे रहा है। सरकार नियम बनाती है, कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। कोर्ट के आदेश पर सो रही है तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे। उन्हें खुद आकर बताना होगा कि कोर्ट के आदेश पर जवाब क्यों नहीं दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा था, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने जवाब दाखिल नहीं किया, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। और अब अगर मुख्य सचिव पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबिस के बारे में एक रिपोर्ट पर एक्शन लेते हुए इस मामले की सुनवाई कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आज एनडीए ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र हालांकि एनडीए के खास और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी नहीं किया है। इस पर कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने कहा कि भाई ये तो घोषणा पत्र सिर्फ 26 सेकंड में ही जारी किया गया है। 26 सेकंड में तो सिर्फ वो ही जारी करेगा जिसे कुछ करना ही नहीं है, तो घोषणा क्या करेगा। लेकिन 26 सेकंड में एक काम तो हो सकता है। 26 सेकंड में बोला जा सकता है, मोदी है तो मुमकिन है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।